Good morning, everyone. Good morning. आ जाइए फटाफट. गुड मॉर्निंग अंकित. वेट अ मिनट. कल का क्वेश्चन हो गया था क्या? कल जो क्वेश्चन था वो हो गया था क्या? एक तो तुम लेट आते हो यार, थोड़ा सा अपने पास टाइम वैसे ही कम है. कल जो क्वेश्चन दिया था जिसका डेटा डेटा क्या था उसका? पॉपुलेशन थी 50,000. उसका पॉपुलेशन था 50,000 और पर कैपिटा डिमांड 120 एलपीसीडी. 120 एलपीसीडी. तो अगर मैं टोटल क्यू की कैलकुलेशन करूं तो कितना होगा? 50,000 इंटू 120 लीटर इंटू 120 लीटर इंटू 1.5. ये क्या हो जाएगा? क्यूब मैक्सिमम. आंसर किसमें आएगा? लीटर में, लीटर पर डे में. अगर मैं इस क्वांटिटी को 1000 से डिवाइड कर दूं तो अब आंसर किसमें आएगा? मीटर क्यूब पर डे. अब आंसर आएगा मीटर क्यूब पर डे. और इसको सोल्व करने के बाद आता है 9000 मीटर क्यूब पर डे. 9000 मीटर क्यूब पर डे. अब ये जो 9000 मीटर क्यूब पर डे है, इसको कितनी देर में डिस्चार्ज करना है? ये 9000 मीटर क्यूब जो वाटर है उसको कितनी देर में डिस्चार्ज करना है? क्वेश्चन में ये कहा है कि पंप 8 घंटे काम करते हैं, तो ये डिस्चार्ज 8 घंटे में होना है. 8 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में 3600. तो क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास? 9,000. मैं लिख देता हूं, एज एज पंप्स वर्क 8 hours in a day, so Q would be 9000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3600. इतना मीटर क्यूब पर सेकेंड. इसको सोल्व करने पे आता है 0.3125.
0.3125 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये तो तुम्हारे पास डिस्चार्ज आ गया पाइप का। इसके अलावा हमको वेलोसिटी भी दिया हुआ है क्या? वेलोसिटी भी दिया है, तो पाइप का डायमीटर आ जाएगा। अच्छा, पाइप के डायमीटर की जरूरत क्यों पड़ेगी? पाइप के डायमीटर की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि जब हम हेड लॉस कैलकुलेट करेंगे, तो एच एफ होता है एफ एल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जी डी। ये डी क्या है यहां पे? डायमीटर का पाइप का डायमीटर है, एल है लेंथ, वी वेलोसिटी, एफ फ्रिक्शन फैक्टर, बाकी जी के बारे में आप जानते हो। इसके लिए मुझे पहले डायमीटर निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी तो दिया है। एज वेलोसिटी ऑफ फ्लो, as velocity of flow is how much? 2 मीटर पर सेकेंड। तो एरिया निकाल लेंगे पाइप का। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाय वी। तो 0.3125 डिवाइडेड बाय टू। और एरिया की जगह मैं लिख सकता हूं पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, एरिया होता है। दिस इज इक्वल टू 0.3125/2। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको डी का वैल्यू मिलेगा तकरीबन 0.45 मीटर। डायमीटर ऑफ पाइप मिल गया 0.45 मीटर। अब इस इक्वेशन में रख के हेड लॉस की कैलकुलेशन कर लो। हेड लॉस इज इक्वल टू एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.03 इंटू एल का वैल्यू है 3000 मीटर, 3 किलोमीटर है। वी का वैल्यू 2 है, 2 स्क्वायर, यूनिट्स का ध्यान रखना। 2 इंटू जी का वैल्यू 9.81 और डी का वैल्यू 0.45, 40.77 मीटर। ये हेड लॉस आ गया 40.77। और पहला क्या कहा है उसने कि ये नदी का लेवल है और ये आपका स्टोरेज का लेवल है। इन दोनों के बीच का लेवल कितना है? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है हाइट का, वो दिया हुआ है कितना? 20 मीटर। वो दिया हुआ है आपका 20 मीटर। 20 मीटर दिया है, तो टोटल हेड कितना हो जाएगा? टोटल हेड 20 प्लस 30, 50 मीटर। टोटल हेड 50 मीटर। तो डब्ल्यू एच पी, वाटर हॉर्स पावर, गामा डब्ल्यू इंटू क्यू इंटू एच। गामा डब्ल्यू 9.81, क्यू का वैल्यू कितना? 0.3125 और इंटू एच का वैल्यू 50। आंसर आएगा तुम्हारे पास इसको अगर सोल्व करके देखते हैं, इसका आंसर बताओ फटाफट कितना आएगा डब्ल्यू एच पी का, और बी एच पी का आंसर कितना आएगा? एफिशिएंसी 80% है, तो बीएचपी का आंसर आ जाएगा 9.81 इंटू 0.3125 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 0.8। इसका आंसर बताइए डब्ल्यूएचपी का और बीएचपी का। होते क्या है ये दोनों, भी मैंने कल बता दिया था। दोनों का आंसर बताइए। अच्छा, इसमें डिवाइड करेंगे क्या? डब्ल्यूएचपी के लिए कितना डिवाइड करते हैं? 0.746, तो इसमें भी हो जाएगा 0.746 इंटू 0.8। दोनों का वैल्यू बताइए डिवाइडेड बाय 0.746। कल मैंने दोनों फॉर्मूले लिखवाए थे, बीएचपी और डब्ल्यूएचपी। 205.47 किसका आंसर है? शुभम, शुभम या कि सिद्धार्थ? सिद्धार्थ, 205.47 किसका है? डब्ल्यूएचपी का 205.47, 205.47 हॉर्स पावर। और इसका बीएचपी का, इसको डिवाइड कर दो 0.8 से, इसको 0.8 से डिवाइड कर दो।
256.83, 256.83। ये जो हॉर्स पावर आई पंप की, ये एक पंप की नहीं है, ये टोटल हॉर्स पावर है। जैसे अगर तुमको 5 पंप लेने हैं तो उसमें 5 का डिवाइड कर दो, एक पंप की कैपेसिटी आ जाएगी। अगर तुमको 10 पंप लेने हैं तो उसकी कैपेसिटी आ जाएगी। ये टोटल हॉर्स पावर रिक्वायर्ड है। अब तुम पंप कितने लेते हो, 2 लेते हो, 4 लेते हो, 10 लेते हो, 20 लेते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। देखो फटाफट एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा वो इस वाले चैप्टर का, फिर ये चैप्टर खत्म है। समझ में आया क्या ये? मैंने कल भी डिक्टेट किया था कि किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है ये। डन। डन। एक क्वेश्चन और करते हैं। HF कितना आया था, कौन है? योगेश कुर्मी। बेटा कल मैंने ये बताया था कि टोटल हेड किसके अगेंस्ट काम करता है? पंप, जिसमें सक्शन हेड होता है, डिलीवरी हेड होता है और आपका हेड लॉस होता है। अब यहां पे सक्शन हेड और डिलीवरी हेड का वैल्यू 20 मीटर दिया है उसने ऑलरेडी, कि नदी के लेवल में और रिजर्वायर के लेवल में कितना हाइट का फर्क है। तो दोनों मिला के वो वैल्यू 20 मीटर दी हुई है, तो 20 हेड करना पड़ेगा टोटल हेड के लिए। यहां पे हेड लॉस का मतलब क्या है? वही हेड है जिसके अगेंस्ट पंप को काम करना होता है, जिसके अगेंस्ट पंप काम करता है। अगला क्वेश्चन लिखिए। A pump is to deliver. A pump is to deliver water from an underground tank. Deliver water from an underground tank against a static head of against a static head against a static head of a static head of 40 meter
static head of 40 meter. The suction pipe is 50 meter long. The suction pipe is 50 meter long and is of 25 centimeter diameter. And is of 25 centimeter diameter with Darcy-Weisbach friction factor, with Darcy-Weisbach friction factor is equal to 0.02. The delivery pipe is of 20 centimeter diameter. The delivery pipe is of 20 centimeter diameter, 16 meter long. 16 meter long. 16 meter long and has F is equal to 0.022. 0.022. The pump characteristics can be expressed as the pump characteristics can be expressed as HP is equal to मतलब हॉर्स पावर इज इक्वल टू 100 minus 6000 Q square, where HP is pump head in meters. HP is pump head in meters. Q is equal to discharge in meter cube per second. Discharge in meter cube per second. Calculate the head and discharge of the pump. Calculate the head and discharge of the pump. पहले तो क्वेश्चन लिखिए, फिर बात करते हैं कि इसको सोल्व कैसे करें। पहले क्वेश्चन लिखिए। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फिर ये चैप्टर खत्म है। लिख लिया? डन। देखिए क्या कह रहा है, पंप इज टू डिलीवर वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड टैंक। जैसे मान लीजिए यहां कोई टैंक है, ठीक है, ये कोई अंडरग्राउंड टैंक है, इस टैंक से पानी लेना है। यहां पंप लगा है, यहां पंप लगा है। पंप क्या कह रहा है, पंप के नीचे एक पाइप है, नीचे से पानी सक कर रहा है, तो ये वाला जो पाइप है, इस पाइप की लेंथ कितना दिया हुआ है,
ये सक्शन पाइप बोलते हैं इसको, ये है 50 मीटर और इसका डायमीटर कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एक चीज तो ये है। दूसरा जो डिलीवर कर रहा है, द सक्शन पाइप इज दिस विद डार्स, इसका फैक्टर दिया हुआ है एफ का वैल्यू 0.02, और दूसरा जो डिलीवर पाइप है जो यहां से डिलीवरिंग करता है वो कितना है 20 मीटर, 20 मीटर के 16 मीटर है, 16 मीटर, इसकी लेंथ होगी 16 मीटर। क्लियर, 16 मीटर, और इसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, और इसका एफ का वैल्यू है 0.022 और इसका एफ का वैल्यू है 0.02। इसके अलावा सक्शन हेड कितना दिया हुआ है 40 मीटर। तो टोटल हेड क्या होता था, टोटल हेड जिसके अगेंस्ट हम काम करते हैं वो क्या होता था, सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड प्लस हेड लॉस। अब यहां पे डिलीवरी हेड की बात नहीं की है इसने कि कितना डिफरेंस है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। इसने दिया है सक्शन हेड 40 मीटर है, लेकिन ये 50 मीटर का पाइप है, ये 20 मीटर का पाइप है। इन दोनों पाइप में, सॉरी ये 16 मीटर का है, तो ये 50 मीटर का पाइप, ये 16 मीटर का पाइप, दोनों पाइप में हेड लॉस होगा। दोनों पाइप की हेड लॉस की कैलकुलेशन आपको अलग अलग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दोनों का डायमीटर भी अलग है, दोनों के लिए एफ का वैल्यू भी अलग। और आपको जो इक्वेशन लिखनी है, हेड लॉस की जो इक्वेशन लिखनी है वो क्यू की फॉर्म में लिखनी है, क्योंकि क्यू हमको पता नहीं है, क्यू हमको पता नहीं है, हम क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इक्वेशन नॉन अननोन वैल्यू होगी इक्वेशन में। तो क्यू की फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एच एफ की, एच एफ हमको पता है होता है एफ एल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जी डी, ये होता है। अगर मैं इस वी स्क्वायर को लिखूं, अगर मैं इस वी स्क्वायर को लिखूं तो वी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ये तुमने एफ एम में पढ़ा होगा। तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16 इंटू डी स्क्वायर का स्क्वायर मतलब डी की पावर 4। इस इक्वेशन को, इस वी स्क्वायर की वैल्यू को जब मैं यहां पुट करूंगा तो मुझे एस एफ मिलेगा कितना, एफ एल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 जी तो पहले से ही है, 2 जी डी पहले से है, और अलग आ गया आपका पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इंटू डी की पावर 4। ये कट जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, एक डी ये रहा और डी 4 ये रहा। तो इक्वेशन क्या बनेगी एच एफ की, एफ एल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर जी डी की पावर 5। इस तरह से हम एच एफ निकाल लेंगे दोनों के लिए, एच एफ निकाल लेंगे दोनों के लिए, इस वाले पाइप के लिए भी, इस वाले पाइप के लिए भी, दोनों का एच एफ आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे और इसमें स्टैटिक हेड ऐड कर देंगे, तुमको क्या मिल जाएगा, टोटल हेड लॉस मिल जाएगा। इसका एच एफ का वैल्यू और इसके एच एफ का वैल्यू क्यू की फॉर्म में आएगा, क्योंकि क्यू अननोन है। 40 मीटर तुमको स्टैटिक हेड दिया है, इसके एच एफ की वैल्यू आ जाएगी प्लस इसके एच एफ की वैल्यू आ जाएगी, तो तुमको क्या मिल जाएगा, टोटल हेड मिल जाएगा। उस टोटल हेड को किसके बराबर करना है, ये टोटल हेड की इक्वेशन दी हुई, ये टोटल हेड की इक्वेशन दी हुई, दोनों इक्वेशन को बराबर करोगे तब जाकर के तुमको क्यू का वैल्यू मिल जाएगा। बस यही काम करना है। बता सकते हो क्या क्यू का वैल्यू कैलकुलेट करके? तुमने इस तरह के क्वेश्चन एफएम में करे होंगे। समझ में आया मैंने क्या कहा? हमारे पास ले दे के बस एक ही फॉर्मूला है ये हेड लॉस का। कैलकुलेट करके बता सकते हो क्यू का वैल्यू कितना होगा? हाँ ना, कुछ तो कहो। क्योंकि जब तक खुद से करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है, जब तक कोई फायदा नहीं है खास।
किसी का भी रिप्लाई नहीं आया, मतलब नहीं होगा। कोशिश करके भी नहीं देखोगे क्या? कम से कम कोशिश करके देखो, 2 मिनट। होता है क्या? मुझे एक इनकी एच एफ की वैल्यू बता दो दोनों की। इस वाले पाइप के लिए एच एफ का वैल्यू कितना होगा, पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए कितना होगा? करिए। भाई हमारा तो डेली का यही काम है, क्वेश्चन लिखना, सोल्व करना। लेकिन तुम जब तक नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। ऐसे तो लिखे हुए नोट्स तो तुमको मिल जाएंगे सारे दुनिया भर के। पहले वाले का समथिंग इंटू क्यू स्क्वायर। 10.57। और कोई? यूनिट्स का ध्यान रखना। अगर आप एल मीटर में ले रहे हो, क्यू मीटर क्यू पर सेकंड में आएगा। डी का वैल्यू भी मीटर में रखना है। यूनिट गड़बड़ मत कर देना, आंसर गलत हो जाएगा नहीं तो। और किसके आया? हाँ, 84.6। ये ठीक है। 84.61 इज ओके। ये ठीक है। रजत राज सिन्हा, वेरी गुड। और दूसरे वाले का बिल्कुल सेम तरीके से निकल जाएगा। तो इस डायग्राम को तो मैं मिटा देता हूं। हमारे पास इक्वेशन ये रही एच एफ की। तो हेड लॉस फॉर पाइप वन कितना होगा? एच एफ इज इक्वल टू, एफ का वैल्यू पहले पाइप के लिए 0.2, सॉरी 0.02,
इंटू एल, पहले वाला पाइप 50 मीटर का है, 50 मीटर, इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर, जी 9.81 इंटू डी कितना है इसका 25 सेंटीमीटर, मतलब 0.25 मीटर का स्क्वायर की पावर 5, कितना आया 84.61 आया था शायद, 84.61 क्यू स्क्वायर, ये एच एफ वन का वैल्यू है। एंड हेड लॉस फॉर पाइप टू, हेड लॉस फॉर पाइप टू, हाउ मच, एच एफ टू, इसको मैं नाम दे देता हूं एच एफ वन, इसका फ्रिक्शन फैक्टर 0.022 है, 0.022 इंटू इसका लेंथ कितना 16 मीटर, 16 मीटर इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर इंटू 9.81, और इसका डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर, 0.2 स्क्वायर, इसका कितना आया 90.88, 90.88 क्यू स्क्वायर। तो टोटल हेड कितना हो गया, तीनों को ऐड कर देंगे, एक तो सक्शन हेड दिया है 40 मीटर, बाकी के दो ये आ गई। टोटल हेड अगेंस्ट विच, टोटल हेड अगेंस्ट विच पंप has to work, how much, HS plus HF1 plus HF2, HS का वैल्यू 40 मीटर है शायद, प्लस HF1 का वैल्यू आ गया 84.61 क्यू स्क्वायर प्लस 90.88 क्यू स्क्वायर, तो 40 प्लस ये 84 प्लस 90, ये कितना होगा 84 प्लस 61 प्लस 90.88, ये कितना होगा दोनों को ऐड करने पे, हाँ 5 होगा ये, सर आंसर बदल जाएगा, दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा, आंसर बदल जाएगा फिर। 175.54, 175.54 क्यू स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई, टोटल हेड की वैल्यू आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, या फिर ऐसा काम करो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ये भी टोटल हेड बता रहा है, ये भी टोटल हेड बता रहा है, दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो, क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 100 माइनस 6000 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 40 प्लस 175.54 क्यू स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूं, लगभग क्यू का वैल्यू आएगा 0.0986, क्यू का वैल्यू आएगा तकरीबन 0.0986 मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्यू का वैल्यू तकरीबन 0.0986 आएगा इसको सॉल्व करोगे तो। अब इस क्यू की वैल्यू को चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 में रख दो चाहे इक्वेशन 1 में रख दो, तो आपको एचपी का वैल्यू मिल जाएगा। अगर इस क्यू के वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में किसमें भी रखोगे तो तुमको मिल जाएगा एचपी, करके देख लेना। समझ में आ गई कहानी यहां तक, इसके साथ ये वाला चैप्टर समाप्त होता है। उनको फोन कर दिया बैंक में डील है, विजिट करेंगे, फोन कर 9 बजे बात करेंगे। डन।
हो गया? समझ में आ गया? या कोई दिक्कत है किसी को? हाँ जी, आ गया? लिख लिया सबने? लिख लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं। इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर 2, चैप्टर 2, क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर। क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर का मतलब होता है कि रॉ वाटर में, ये रॉ वाटर की बात कर रहे हैं, क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ रॉ वाटर, रॉ वाटर, रॉ वाटर। क्या क्या क्वालिटी पैरामीटर्स हो सकते हैं, मतलब क्या क्या किस किस तरीके की इंप्योरिटीज हो सकती है। रॉ वाटर में कंटेन, रॉ वाटर में कंटेन फिजिकल इंप्योरिटीज, फिजिकल इंप्योरिटीज, केमिकल इंप्योरिटीज, केमिकल इंप्योरिटीज एंड बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज, एंड बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज। तीन तरीके की इंप्योरिटीज हो सकती हैं वाटर में। अगर हम सबसे पहले बात करें फिजिकल पैरामीटर्स, अगर हम सबसे पहले बात करें फिजिकल पैरामीटर्स या फिजिकल इंप्योरिटीज, फिजिकल पैरामीटर्स, बताओ फिजिकल पैरामीटर या फिजिकल इंप्योरिटीज क्या क्या हो सकती है। फिजिकल इंप्योरिटीज का मतलब जिनको आप आसानी से डिटेक्ट कर सको, फिजिकल का मतलब है जिनको आप आसानी से डिटेक्ट कर सको। क्या क्या चीजें होंगी, ऐसी क्या क्या चीजें होंगी जो आसानी से डिटेक्ट हो जाएंगी पानी में। जैसे आपको देखने से पता चल जाए, आपको पानी पे हाथ लगाने से पता चल जाए, ऐसी क्या क्या चीजें हो सकती हैं, बताओ। थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, कलर, टेस्ट और स्मेल, ऑर्डर। वो एक ही बात है, स्मेल और ऑर्डर।
ये हो सकता है पहला हो सकता है सस्पेंडेड सॉलिड्स, पहला हो सकता है सस्पेंडेड सॉलिड्स, सस्पेंडेड सॉलिड्स। दूसरा हो सकता है टर्बिडिटी, दूसरा हो सकता है टर्बिडिटी। थर्ड इज कलर, फोर्थ इज ऑर्डर एंड फिफ्थ इज टेम्परेचर। ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम सस्पेंडेड सॉलिड्स की, सबसे पहले बात करेंगे सस्पेंडेड सॉलिड्स की। अच्छा एक बात बताओ कि वाटर में किस किस फॉर्म में सॉलिड हो सकते हैं, वाटर में किस किस फॉर्म में सॉलिड हो सकते हैं। हम सबसे पहले सस्पेंडेड सॉलिड की बात करेंगे। किस किस फॉर्म में सॉलिड वाटर में प्रेजेंट हो सकता है। सबसे पहला है सस्पेंडेड सॉलिड। डिजॉल्व्ड और सस्पेंडेड, ठीक है। डिजॉल्व सॉलिड भी हो सकता है, सस्पेंडेड सॉलिड भी हो सकता है। आप किसके बारे में बात कर रहे हो, सस्पेंडेड सॉलिड। इनके अलावा भी कोई सॉलिड हो सकता है क्या। देखिए सॉलिड हो सकता है, सेटलेबल सॉलिड हो सकता है, एक सेटलेबल सॉलिड्स हो सकता है, लेकिन ये जनरली पीने के पानी में नहीं होता, ये सीवेज में होता है। सेटलेबल सॉलिड के अलावा सस्पेंडेड सॉलिड हो सकता है, इसके अलावा सस्पेंडेड सॉलिड हो सकता है, और इसके अलावा डिजॉल्व सॉलिड हो सकता है, डिजॉल्व सॉलिड हो सकता है। तीन फॉर्म में हो सकता है सॉलिड। सेटलेबल सॉलिड का मतलब क्या, कि जो इसके बॉटम पे सेट हो जाएगा, आसानी से इसके बॉटम पे सेट हो जाएगा कंपैरेटिवली बड़े पार्टिकल्स हो। सस्पेंडेड सॉलिड का मतलब क्या, कि वो सॉलिड के पार्टिकल जो पानी में घूमते रहेंगे इस तरह से, वो सेट नहीं होंगे, पानी में घूमते रहेंगे, सेट नहीं होंगे। ठीक है। तीसरा डिजॉल्व सॉलिड, जो डिजॉल्व होंगे, जो डिजॉल्व होंगे, जैसे शुगर है या सॉल्ट है, ये डिजॉल्व होंगे। ये तीन फॉर्म में वाटर, तीन फॉर्म में सॉलिड रह सकता है। हमारा इंटरेस्ट है इसमें अभी फिलहाल के लिए सस्पेंडेड सॉलिड्स में। हम टोटल सॉलिड की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। पीने के पानी में जनरली सेटलेबल सॉलिड नहीं होता, सस्पेंडेड सॉलिड और डिजॉल्व सॉलिड होता है। इन दोनों को मिला के बोलते हैं टोटल सॉलिड, टोटल सॉलिड्स। तो इस टोटल सॉलिड की कैलकुलेशन भी की जा सकती है सेपरेटली, सस्पेंडेड सॉलिड की भी की जा सकती है, डिजॉल्व सॉलिड की भी की जा सकती है। अब ये जितने भी सॉलिड होंगे, ये सॉलिड हो सकता है ऑर्गेनिक सॉलिड हो सकता है इनऑर्गेनिक सॉलिड हो। तो ऑर्गेनिक सॉलिड और इनऑर्गेनिक सॉलिड, इनकी भी कैलकुलेशन अलग अलग की जा सकती है। देखिए करते क्या है, किस तरीके से पता कर सकते हो सॉलिड का, किस तरीके से सॉलिड का पता कर सकते हैं। और उससे भी पहले सॉलिड आता कहां से है, पानी में सॉलिड कहां से आएगा, पानी में सॉलिड कहां से आएगा। कोई भी ऑर्गेनिक चीज हो या कोई भी इनऑर्गेनिक चीज हो, अगर पानी में मिल जाती है किसी भी कारण से, तो उससे डिजोल्व सॉलिड भी हो सकता है वो,
और सस्पेंडेड सॉलिड भी आ सकता है। हम चाहेंगे क्या कि हमारे पानी में सस्पेंडेड सॉलिड्स रहें? हम ऐसा चाहेंगे क्या कि पानी में सस्पेंडेड सॉलिड रहें, पीने के पानी में स्पेशली? नहीं चाहेंगे। क्यों? क्या दिक्कत है? सस्पेंडेड सॉलिड से दिक्कत क्या है? हेल्थ इशू, स्टोन हो सकता है। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल सही, स्टोन हो सकता है। एक तो सस्पेंडेड सॉलिड देखने में अच्छा नहीं लगता है। अगर पानी में कोई सस्पेंडेड सॉलिड है तो आपको गंदा पानी दिखेगा, देखने में सही नहीं लगेगा। दूसरा, अगर जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, हो सकता है वो बायोलॉजिकली एक्टिव हो सकता है कार्सिनोजेनिक हो, या फिर कई सारे सस्पेंडेड सॉलिड ऐसे होते हैं, जैसे मैं बात करूं सिलिका की, अगर कि अगर सिलिका वाटर में है, तो जब आगे पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में जब ट्रीटमेंट करेंगे वाटर का, जब डिसइंफेक्शन किया जाता है पानी का, तो क्लोरीन ऐड करते हैं, और सिलिका क्या करता है, उस क्लोरीन को लेके नीचे बैठ जाता है, मतलब उस क्लोरीन की इफेक्टिवनेस को खत्म कर देता है। कहने का मतलब क्या है कि जिन एजेंट से हम वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं उसकी एफिशिएंसी को भी ये कम कर सकते हैं। तो पहले ये चीज देखते हैं इसका रीजन क्या है और ये ऑब्जेक्शनेबल क्यों है, उसके बाद में देखेंगे इसको मेजर कैसे करेंगे, उसके बाद में देखेंगे इसका मेजरमेंट कैसे करना है। सस्पेंडेड सॉलिड्स, इसके सोर्स, suspended solid come from inorganic particles. Suspended solids come from inorganic as well as organic particles. Inorganic as well as organic particles. ठीक है। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शनेबल क्यों है? ऑब्जेक्शन, these are objectionable because these are objectionable because पहला aesthetically displeasing, aesthetically displeasing. Second, it provides adsorption sites. It provides adsorption site sites for chemical and biological agents. For chemical and biological एजेंट, जैसे मैंने क्लोरीन का एग्जांपल बताया कि जो हम ट्रीटमेंट करने के लिए कोई भी केमिकल से बायोलॉजिकल एजेंट डालते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर सकता है, उनको अपने साथ चिपका सकता है। थर्ड, दे मे ऑल्सो बी बायोलॉजिकली एक्टिव, दे मे ऑल्सो बी बायोलॉजिकली एक्टिव, so can spread disease, so can spread disease। चलो यहां तक की बात तो ठीक है। तीसरा है इसका मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट कैसे करें? इसके मेजरमेंट करने का तरीका है ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक। अब होता क्या है वो देखिए, these are measured by these are measured by ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक।
ठीक है, ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक कुछ भी नहीं है, वेट करके पता लगाने को ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक कहते हैं, कि इनका वेट किया जाता है, वेट करके फिर पता लगाया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं। अब करें क्या, देखिए पेन किधर गया, हमारे पास पानी है, ठीक है, हमारे पास ये पानी है मान लो। अब इस पानी में सभी तरीके के सॉलिड हैं, इसमें वाटर भी है, वाटर तो है ही मतलब, कुछ डिजॉल्व सॉलिड भी हैं और कुछ सस्पेंडेड सॉलिड भी हैं। अगर मान लीजिए हम इस वाटर को इवोपोरेट करें, अगर हम इस वाटर को इवोपोरेट करें, तो इवोपोरेट करने पे आपको किस किस तरीके का सॉलिड मिलेगा? क्या डिजॉल्व सॉलिड इवोपोरेशन के साथ बाहर चला जाएगा क्या पानी के साथ? अगर मान लीजिए तुमने किसी पानी में चीनी घोल के रखी है और उस पानी को इवोपोरेट किया, तो चीनी उसके साथ चली जाएगी क्या? चीनी उसके साथ चली जाएगी क्या? नहीं जाएगी। अगर मैं इस वाटर को लगभग 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करूं, लगभग 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं, तो क्या होगा? वाटर तो पूरे का पूरा बाहर चला जाएगा, और जो सॉलिड बचेगा, जो सॉलिड बचेगा, वो सॉलिड कौन सा होगा? सस्पेंडेड सॉलिड होगा या डिजॉल्व सॉलिड होगा? ये सॉलिड बचा उसके बाद, तो ये सस्पेंडेड सॉलिड है या डिजॉल्व सॉलिड है? बताओ, ये सॉलिड कौन सा बचा? सस्पेंडेड। क्यों? डिजॉल्व सॉलिड का क्या हुआ? डिजॉल्व सॉलिड इसके साथ थोड़ी गया है पानी के साथ। हम अगर शुगर घोलने के बाद पानी को इवेपोरेट करते हैं तो शुगर तो वहीं रह जाती है। तो ये टोटल सॉलिड है, ये टोटल सॉलिड है, ये टोटल सॉलिड है। टोटल सॉलिड में आपका आ गया सस्पेंडेड सॉलिड और डिजॉल्व सॉलिड दोनों। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सस्पेंडेड सॉलिड कैलकुलेट करने का है। अभी पहले मैं बता रहा हूं टोटल सॉलिड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस टोटल सॉलिड में ये बता सकते हो क्या कि ये ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक होगा? ये ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक होगा? ये जो टोटल सॉलिड है तुम्हारे पास, ये ऑर्गेनिक नेचर का होगा या इनऑर्गेनिक नेचर का होगा? दोनों होंगे, दोनों होंगे। ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है। लेकिन जब इसको, ये जो सॉलिड आया तुम्हारे पास, ये जो रेजिड्यू आया, ये रेजिड्यू है। ये किसका रेजिड्यू है? जब हमने वाटर को इवेपोरेट किया उसके बाद का। जब इस रेजिड्यू को लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है, लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है, तो आपको दो चीजें मिलती हैं। एक तो मिलता है इनऑर्गेनिक सॉलिड, एक मिलता है आपको इनऑर्गेनिक सॉलिड। और जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो ऑर्गेनिक मैटर या तो वाटर में, या तो CO2 में, या फिर और कोई दूसरी गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो रेजिड्यू मिलेगा वो कौन सा होगा? वो इनऑर्गेनिक नेचर का होगा। जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वो ऑर्गेनिक मैटर या तो वाटर में, या तो CO2 में, या तो अदर कोई गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो इनऑर्गेनिक सॉलिड है, अब इस इनऑर्गेनिक सॉलिड में कौन कौन से मटेरियल है? अभी भी सस्पेंडेड भी है और डिजोल्व भी है। इसमें अभी भी सस्पेंडेड सॉलिड भी है और डिजोल्व सॉलिड भी है। अरे अरे, क्लियर? कौन है? यहां तक की कहानी समझ में आई टोटल सॉलिड की? यहां तक की कहानी समझ में आ गई क्या टोटल सॉलिड की? इसको लिखवाने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है अब। अरे कौन है ये? वीडियो बंद करो अपना, कौन है? यहां तक की कहानी समझ में आ गई? इसको लिख लीजिए। अब मेरे ख्याल से इसको लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं है, इसी से समझ जाओगे आप कि क्या क्या किया है। तो लिखो इसको यहां तक। चंदन कुमार निकुंज,
क्या दिक्कत है? वीडियो बंद करो अपना। ब्लॉक करूं क्या? एक बार पहले लिख लीजिए इसको, फिर मैं वापस रिपीट कर दूंगा। एक बार रिपीट कर दो, एक बार लिख लो इसको, फिर रिपीट करता हूं। लिख लो एक बार। लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? देखिए मेजरमेंट में क्या करते हैं, हमारे पास वाटर है, इस वाटर में सभी तरीके के सॉलिड हैं। अगर इस सॉलिड में से वाटर को निकाल दें, वाटर कैसे निकाल सकते हैं? इवोपरेट करके। अगर लगभग 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको गर्म किया जाता है तो वाटर तो पूरे का पूरा इवोपरेट हो जाता है। इवोपरेट होने के बाद बचता है सिर्फ सॉलिड। इस सॉलिड को वेट कर लो, आपको मिल जाएगा टोटल सॉलिड। लेकिन इस टोटल सॉलिड में सस्पेंडेड सॉलिड और डिजॉल्व सॉलिड तो है, ऑर्गेनिक मैटर है इसमें और इनऑर्गेनिक मैटर है, क्योंकि ये सस्पेंडेड सॉलिड और डिजॉल्व सॉलिड दोनों में सस्पेंडेड सॉलिड सॉरी ऑर्गेनिक सॉलिड भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक सॉलिड भी हो सकता है। तो अगर हमको ऑर्गेनिक सॉलिड और इनऑर्गेनिक सॉलिड दोनों को अलग अलग करना हो, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए तुमको मिला 2000 मिलीग्राम पर लीटर, सॉरी या फिर 200 मिलीग्राम पर लीटर। तो इस 200 मिलीग्राम पर लीटर में क्या क्या है? ऑर्गेनिक भी है, इनऑर्गेनिक भी है। अगर इसको हम 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें और 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने के बाद इसका वेट रह जाता है 120 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये 120 क्या बताएगा? तो इसमें ऑर्गेनिक सॉलिड कितना होगा? अगर 200 मिलीग्राम पर लीटर को हमने 600 डिग्री पे गर्म किया, उसके बाद में आपको जो रेजिड्यू मिला वो 120 मिलीग्राम पर लीटर मिला। तो इसमें ऑर्गेनिक सॉलिड कितना रहा? इसमें ऑर्गेनिक सॉलिड कितना रहा? ये जो 120 बताएगा ये क्या बताएगा? इनऑर्गेनिक सॉलिड। ये इनऑर्गेनिक सॉलिड बताएगा। तो बाकी का जो लॉस हुआ 80 वो कौन था? वो ऑर्गेनिक मैटर था, वो ऑर्गेनिक मैटर था। अभी हमने बात की है लेकिन टोटल सॉलिड के कॉरेस्पॉन्डिंग हमको कैलकुलेट करना है सस्पेंडेड सॉलिड। हमको कैलकुलेट करना है सस्पेंडेड सॉलिड। जब हम चाय बनाते हैं तो चाय में चीनी घुल जाती है ना, और उस चाय को जब छानते हैं तो चीनी चाय के साथ चली जाती है, ऊपर रुक जाती है? साथ में चला जाता है। जो डिजोल्व सॉलिड होता है वो फिल्टर पे रुकता नहीं है। डिजोल्व सॉलिड, बेटा आवाज नहीं आती मेरे को, मैंने माइक लगाया हुआ, ईयरफोन लगाया हुआ नहीं। देखिए अगर हमारे पास वाटर है, वाटर है और इस वाटर में डिजोल्व सॉलिड और सस्पेंडेड सॉलिड दोनों है, डिजोल्व सॉलिड और सस्पेंडेड सॉलिड दोनों है।
इसको अगर हम फिल्टर करें, ये एक फिल्टर है, अगर इस वाटर को हम फिल्टर से पास करें तो फिल्टर पे जो सॉलिड रुकेगा, फिल्टर पे जो सॉलिड रुकेगा वो कौन सा होगा? फिल्टर पे जो सॉलिड रुकेगा वो सस्पेंडेड सॉलिड होगा या डिजोल्व सॉलिड होगा? डिजोल्व सॉलिड होगा। अरे चाय छानते तो चीनी रुक जाती है क्या ऊपर? ये चाय के साथ ही आ जाती है। तो ये सस्पेंडेड सॉलिड होगा, और इस सस्पेंडेड सॉलिड में अभी कुछ मॉइस्चर हो सकता है। ये सस्पेंडेड सॉलिड होगा, सस्पेंडेड सॉलिड प्लस मॉइस्चर। इसके नीचे क्या निकल जाएगा? वाटर प्लस डिजोल्व सॉलिड, वाटर प्लस डिजोल्व सॉलिड। हमारा ऑब्जेक्टिव है टू मेजर सस्पेंडेड सॉलिड्स ओनली। तो अब जब इस वाले रेजिड्यू को हम इवोपरेट करेंगे, लगभग 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे, तो पानी तो बाहर चला जाएगा और आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा सिर्फ सस्पेंडेड सॉलिड। तुमको मिल जाएगा सिर्फ सस्पेंडेड सॉलिड, ये मिल जाएगा आपको सस्पेंडेड सॉलिड। इसको वेट कर लो। लेकिन इस सस्पेंडेड सॉलिड में ऑर्गेनिक भी हो सकता है, ये सस्पेंडेड सॉलिड ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ये सस्पेंडेड सॉलिड ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। फिर वही प्रोसीजर करेंगे। अगर इसको लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया तो क्या मिलेगा? इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड प्लस जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा या तो वाटर में, CO2 में, या और फिर अदर गैसेस में। ये कहानी है। इस तरह से टोटल सॉलिड और सस्पेंडेड सॉलिड की कैलकुलेशन आप कर सकते हो, उनको मेजर कर सकते हो। समझ में आ गया सस्पेंडेड सॉलिड का केस? ये पिक्टोरियल फॉर्म में ज्यादा सही रहेगा, लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। लैंग्वेज में लिखने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है, तो राइट इट डाउन। हाँ, 600 डिग्री में जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज हो जाते हैं सारे। डन। ओके, तो ये तो बात हुई सस्पेंडेड सॉलिड्स की, ये तो बात हुई सस्पेंडेड सॉलिड्स की। देखिए जो डिजोल्व सॉलिड है, डिजोल्व सॉलिड है, वो डिजोल्व सॉलिड आता है केमिकल पैरामीटर्स में, और सस्पेंडेड सॉलिड आता है फिजिकल पैरामीटर्स में। तो डिजोल्व सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे हम केमिकल पैरामीटर। दूसरा है टर्बिडिटी, दूसरा फिजिकल पैरामीटर है टर्बिडिटी।
टर्बिडिटी, नाम सुना है टर्बिडिटी का? टर्बिडिटी का नाम सुना है? क्या होता है, कौन बताएगा? नाम ही नहीं सुना? चंदन कुमार निकुंज, नाम कैसे सुनेगा? तो वीडियो चालू करके घूम रहा था अभी कहीं ट्रैक्टर ट्रॉली के पास। हम्म। तो तुमको ट्रॉली दिखा रहा था। टर्बिडिटी क्या होता है? क्लियरिटी ऑफ वाटर? नहीं, क्लियरिटी ऑफ वाटर का उल्टा होता है। क्लियरिटी ऑफ वाटर का उल्टा होता है। जैसे तुम क्या करो, पानी लो, पानी में थोड़ी सी मिट्टी घोल दो, तो वो कंडीशन बनेगी, वो टर्बिड वाटर होगा। हार्डनेस अलग चीज है। हार्डनेस अलग चीज है। मिट्टी जब पानी में घोल देते हैं हम, तो वो जो कंडीशन बनेगी वो टर्बिड वाटर होगा। अब होता क्या है, तुम्हारे पास दो तरीके के पानी है। तुम्हारे पास दो तरीके का पानी है, एक बिल्कुल साफ पानी है, एक बिल्कुल क्लीन वाटर है, और एक टर्बिड वाटर है, मतलब गंदा पानी। एक टर्बिड वाटर है। किस केस में हम इसके बॉटम को देख पाएंगे, या फिर किस केस में हम ज्यादा गहरी चीजें देख पाते हैं साफ सुथरी? क्लीन वाटर में। क्लीन वाटर में क्यों? क्योंकि क्लीन वाटर में ऐसी चीजें कम होती हैं जो इस सनलाइट के पेनिट्रेशन को रोकेंगी, जो सनलाइट के पेनिट्रेशन को रोकेंगी। जो टर्बिडिटी होती है पानी में, वो टर्बिडिटी मोस्टली होती है सस्पेंडेड सॉलिड्स के कारण। टर्बिडिटी मोस्टली होती है सस्पेंडेड सॉलिड्स की वजह से। तो अगर इस पानी में सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, अगर इस पानी में सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, तो ये सस्पेंडेड सॉलिड क्या करेंगे, सन की जो रेज आएंगे उनको स्कैटर कर देते हैं। सन रेज को स्कैटर कर देते हैं और इसके पेनिट्रेशन को रोकते हैं। सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती, और अगर सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी तो आप ज्यादा डेप्थ में नहीं देख पाओगे, देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। अगर सस्पेंडेड सॉलिड हैं, तो जितने नुकसान सस्पेंडेड सॉलिड्स के हैं, वो नुकसान तो यहां भी होंगे। तो टर्बिडिटी क्या है? टर्बिडिटी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से सनलाइट पेनिट्रेट नहीं हो पाता। उसका कारण क्या है? उसका कारण सस्पेंडेड सॉलिड है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर हम टर्बिडिटी को मेजर करते हैं तो हमने सस्पेंडेड सॉलिड को मेजर किया, या सस्पेंडेड सॉलिड सॉलिड को मेजर करते हैं तो टर्बिडिटी को मेजर किया। इन दोनों का मेजरमेंट अलग अलग है। सिर्फ टर्बिडिटी सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से होता है, सस्पेंडेड सॉलिड टर्बिडिटी नहीं होता, यह ध्यान रखना है। इसके मेजरमेंट करने के कई सारे तरीके, बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। टर्बिडिटी इज द मेजर ऑफ एक्सटेंट, turbidity is the measure of extent to which, the measure of extent to which light is either absorbed, to which light is either absorbed or scattered by suspended material, or scattered by suspended material in water. It is not a direct quantitative measure of suspended solid. इसको नोट करके लिख लेना। Turbidity is not a direct quantitative measure of suspended solid. Turbidity
turbidity is not a direct quantitative measure of सस्पेंडेड सॉलिड्स। ठीक है, इतना लिखो, एक बार मैं आता हूं, 1 मिनट। ठीक है, ये तो बात हुई इसकी डेफिनेशन की। इसका सोर्स बता ही दिया, सोर्स किसकी वजह से होगा, सस्पेंडेड सॉलिड के कारण होगा। ऑब्जेक्शनेबल क्यों है, ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन डिसइंफेक्शन ऑफ टर्बेड वाटर इज डिफिकल्ट। डिसइंफेक्शन एक प्रोसेस होती है जो बैक्टीरियाज को मारने के लिए जनरली काम में ली जाती है, वो आगे पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में। डिसइंफेक्शन ऑफ टर्बिड वाटर, disinfection of turbid water is difficult. Disinfection of turbid water is difficult because, ठीक है, इतना ही काफी है। Disinfection of turbid water is difficult. सेकेंड, दूसरा क्या नुकसान हो सकता है, इन नेचुरल वाटर बॉडीज, इन नेचुरल वाटर बॉडीज, in natural water bodies, turbidity interferes with penetration of light. Turbidity interferes penetration of light, penetration of light, penetration of light. Hence, hence also, hence also interferes with, also interferes with photosynthesis, interferes with photosynthesis। इसका मेजरमेंट जो किया जाता है, इसका मेजरमेंट जो किया जाता है उसके 4 तरीके हैं। एक है टर्बिडिटी रॉड, टर्बिडिटी रॉड। दूसरा है जैक्सन्स टर्बिडीमीटर, जैक्सन्स टर्बिडीमीटर। टर्बिडीमीटर बोलो या टर्बिडिटी मीटर बोलो, एक ही बात है। तीसरा है बेलिस टर्बिडीमीटर, तीसरा है बेलिस टर्बिडीमीटर। एंड फोर्थ इज नेफ्लोमीटर, नेफ्लोमीटर। ये 4 तरीके से मेजर किया जाता है। तो लिखो पहले, मेजरमेंट करते कैसे हैं वो देखेंगे अभी, मेजरमेंट करते कैसे हैं वो बात करें।
डन। तो पहला लिखते हैं टर्बिडिटी रॉड। पहला है टर्बिडिटी रॉड। टर्बिडिटी रॉड, ये जो टर्बिडिटी रॉड होती है, टर्बिडिटी रॉड एक एल्यूमिनियम की रॉड होती है। टर्बिडिटी रॉड एक एल्यूमिनियम की रॉड होती है। इस एल्यूमिनियम की रॉड के नीचे वाली साइड, इसके नीचे वाले साइड एक निडल लगी होती है प्लेटिनम की। इस पे एक प्लेटिनम की निडल लगी होती है। ये है प्लेटिनम निडल, प्लेटिनम निडल जिसको व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। इस निडल का डायमीटर होता है 1 mm और इस निडल की लेंथ होती है 25 mm, मतलब 2.5 सेंटीमीटर के आसपास। इस रॉड पे, इस रॉड पे रीडिंग्स लिखी होती है, इस रॉड पे रीडिंग्स लिखी होती है। सबसे कम रीडिंग लिखी होती है नीचे, और ऊपर की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे रीडिंग बढ़ती जाती है। रीडिंग का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है। अब करते क्या है, जिस वाटर की टर्बिडिटी आपको चेक करनी है, जिस वाटर की टर्बिडिटी आपको चेक करनी है, टर्बिड वाटर, ये टर्बिड वाटर है। इस टर्बिड वाटर में, इस टर्बिड वाटर में हम इस रॉड को डालते हैं, इस टर्बिड वाटर में हम इस रॉड को डालते हैं जिस पे निडल लगी है, जिस पे निडल लगी हुई है। इस रॉड को तब तक इंसर्ट करवाते हैं जब तक ये निडल दिखना बंद नहीं हो जाती। एट द इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पे ये निडल दिखना बंद हो जाए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रीडिंग को पढ़ लिया जाता है और वो रीडिंग आपको डायरेक्टली देता है समथिंग पीपीएम में। जैसे अगर यहाँ पे 5 यूनिट लिखी हुई है, 5 को तो मेजर नहीं करता है, जैसे अगर यहाँ पे 30 यूनिट लिखी है, जैसे अगर यहाँ पे 30 यूनिट लिखा है कि 30 यूनिट पे आने के बाद ये निडल जस्ट इनविजिबल हो जाती है, आपको दिखाई नहीं देती है, तो पानी का टर्बिडिटी कितना हो जाएगा, 30 पीपीएम। जैसे जैसे इसका डेप्थ ऑफ इंसर्शन बढ़ता है तो टर्बिडिटी ज्यादा होगी या कम होगी? सॉरी, ये मैंने उल्टा बता दिया तुमको। इसकी जो इंक्रीमेंट है वो नीचे की तरफ होता है, इसका इंक्रीमेंट नीचे की तरफ होता है, कि अगर नीचे सबसे ज्यादा रीडिंग होगी और ऊपर सबसे कम रीडिंग होगी, ऊपर रीडिंग सबसे कम होगी, नीचे रीडिंग सबसे ज्यादा होगी। तो अगर डेप्थ ऑफ इंसर्शन बढ़ता है इसका, मतलब अगर ज्यादा डेप्थ तक पेनिट्रेट हो जाता है ये निडल, और तभी भी अगर आपको ये निडल दिख रही है, तो वाटर की टर्बिडिटी ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा डेप्थ पे अगर आपको विजिबल है, मतलब सनलाइट पेनिट्रेट कर रही है, बिना सनलाइट के तो आपको दिखाई नहीं देगा, बिना सनलाइट के आपको दिखाई नहीं देगा। तो अगर डेप्थ ऑफ इंसर्शन ऑफ दिस निडल और दिस एल्यूमिनियम रॉड इज मोर, इट मींस टर्बिडिटी ऑफ वाटर वुड बी लेस। ठीक है, क्योंकि जब सनलाइट ज्यादा होगी तभी इसका डेप्थ ऑफ इंसर्शन ज्यादा होगा, जिस डेप्थ पे आपको ये निडल दिख रही है। समझ में आ गया यहां तक कि किस तरह काम करता है ये? लिखिए,
rod with platinum needle, rod with platinum needle, rod with platinum needle, platinum needle is inserted inside the water, is inserted inside the water, inside the water, and the depth at which, and the depth at which platinum needle just becomes invisible, at which platinum needle just becomes invisible, just become invisible, gives turbidity in ppm, gives turbidity in ppm. As depth of insertion increases, as depth of insertion increases, depth of insertion increases, reading will decrease. रीडिंग का मतलब टर्बिडिटी will be less. एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसको मतलब बताता हूं क्या है. टर्बिडिटी विच turbidity which 1 milligram of finely divided silica, which 1 milligram mg, 1 milligram of finely divided silica, finely divided silica produces in 1 liter of distilled water, produces 1 liter of distilled water, 1 liter of distilled water, distilled water is taken as 1 यूनिट. जो 1 ppm है या कोई भी जो 1 यूनिट होगी, हम टर्बिडिटी की यूनिट को अलग अलग तरीके का नाम देते हैं. हम टर्बिडिटी की यूनिट को अलग अलग तरीके का नाम देते हैं कि किस टेस्ट से हमने इसको ऑब्टेन किया. अगर 1 लीटर डिस्टिल वाटर में 1 मिलीग्राम सिलिका मिला दी जाए पाउडर फॉर्म में, तो वो जितनी टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा वो 1 यूनिट होगी. ठीक है, कि 1 लीटर डिस्टिल वाटर है, 1 लीटर डिस्टिल वाटर है, 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर. अगर इस 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में 1 मिलीग्राम सिलिका मिला दी जाए पाउडर फॉर्म में, तो ये जितनी टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा, टर्बिडिटी जो प्रोड्यूस होगी, टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड, वो कितना होगा 1 यूनिट. अब इस यूनिट का नाम हम 1 एनटीयू भी कह देते हैं, 1 पीपीएम भी कह देते हैं, और सिलिका की जगह फॉर्मेजाइन यूज करते हैं तो एफटीयू भी कह देते हैं. तो 1 यूनिट का मतलब टर्बिडिटी का ये होता है. अगर टर्बिडिटी ऑफ वाटर 30 पीपीएम है, मतलब 1 लीटर में कितनी सिलिका के बराबर की टर्बिडिटी है 30 मिलीग्राम, मतलब 30 मिलीग्राम पर लीटर एज टर्बिडिटी ऑफ सिलिका. ये मतलब है, तो लिख लो इसको.
इनके सिर्फ नाम ही याद रखने हैं आपको कि टर्बिडिटी किससे मेजर होती है। क्वेश्चन कहां से पूछता है मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे जो केमिकल पैरामीटर्स है वहां से। डन। दूसरा है जैक्सन्स टर्बिडीमीटर। नेक्स्ट है जैक्सन्स टर्बिडीमीटर। जैक्सन्स टर्बिडीमीटर में क्या होता है, डायग्राम बना देता हूं एक बार। ये ऐसा होता है। ये डायग्राम बना लेना आप भी। ये कैंडल है, स्टैंडर्ड कैंडल, स्टैंडर्ड कैंडल। और इसमें होती है ग्लास ट्यूब, इसमें होती है एक ग्लास ट्यूब। ये ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब है, ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब। ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब का मतलब है कि ये जो ट्यूब है इसके ऊपर रीडिंग्स लिखी होती है, इसके ऊपर रीडिंग्स लिखी होती है। आपको बिल्कुल टॉप ऑफ द ग्लास ट्यूब से देखना होता है, टॉप ऑफ द ग्लास ट्यूब से देखना होता है। अब देखिए ये जो मेटल स्टैंड है ये मेटल स्टैंड यहां तक होता है। ये वाली जो सरफेस है, इस मेटल स्टैंड की जो ऊपर की सरफेस है वो ग्लास की होती है, वो ग्लास की होती है। और ये जो ग्लास ट्यूब के आसपास का कंटेनर है ये भी मेटल का होता है, ये भी मेटल का होता है। अब हम पानी भरते हैं इसमें,
पानी भरते हैं इसमें, और वाटर के लेवल को इंक्रीज किया जाता है। वाटर के लेवल को इंक्रीज किया जाता है कब तक? जब तक कि ये फ्लेम दिखना बंद नहीं हो जाए ऊपर से, जब तक कि ये फ्लेम ऊपर से दिखना बंद नहीं हो जाए। अगर मान लीजिए वाटर का लेवल इस ट्यूब में या कंटेनर में ज्यादा है और अभी भी फ्लेम दिखाई दे रहा है, तो टर्बिडिटी कम होगा कि ज्यादा होगा? टर्बिडिटी कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। और अगर मान लीजिए बहुत कम डेप्थ पे ही ये फ्लेम दिखना यहां से बंद हो गया, मतलब वाटर की टर्बिडिटी काफी ज्यादा है, तो ये इसका प्रोसीजर है। स्टैंड के ऊपर एक कंटेनर रखा है जिसके अंदर ग्लास ट्यूब है। अब इसमें वाटर लेवल को बढ़ाते जाते हैं, वाटर लेवल को तब तक बढ़ाते जाएंगे तब तक ये फ्लेम दिखना बंद नहीं हो जाए। जिस इंस्टेंट पे ये फ्लेम दिखना बंद हो जाएगा ऊपर से, उस इंस्टेंट पे हम रीडिंग पढ़ लेंगे और ये डायरेक्टली आपको रीडिंग दे देगा पीपीएम में, डायरेक्टली आपको पीपीएम में रीडिंग दे देगा। लेकिन ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट 25 पीपीएम से कम टर्बिडिटी को मेजर नहीं कर सकता है, और 25 पीपीएम टर्बिडिटी हम पानी पीने के पानी के लिए अलाउ नहीं करते। तो ड्रिंकिंग वाटर पर्पज के लिए ना तो ये वाला टेस्ट, ना तो टर्बिडिटी रॉड, दोनों ही काम में नहीं आते हैं, क्योंकि ये दोनों 25 पीपीएम से कम की टर्बिडिटी को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए इनका यूज नहीं होता, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए इनका यूज नहीं होता है मेजरमेंट करने के लिए, वो दूसरे तरीके हैं। इसके बारे में लिख देते हैं, द लेवल ऑफ वाटर इज इंक्रीज्ड, द लेवल ऑफ वाटर is increased, level of water is increased till the image of flame, till the image of flame ceases to be seen, ceases to be seen. The turbidity is measured from graduated glass tube. The turbidity is measured, turbidity is measured from graduated glass tube, graduated glass tube. It is used when turbidity is greater than 25 ppm. या Jackson's turbidimeter, Jackson's turbidimeter is used when turbidity is more than 25 ppm. It is a laboratory test. It is a laboratory method, and this method is not used for drinking purpose. This method is not used for ड्रिंकिंग पर्पज। लिख लो इसको।
ड्रिंकिंग वाटर अभी बताता हूं कितनी होगी, अभी बताएंगे कितनी होगी, सारे टेस्ट पढ़ने के बाद देखेंगे किसकी वैल्यू कितनी लेते हैं, घबराओ मत। एक बार टेस्ट होने के बाद देखें। लिख लिया ये? डन सभी का? इसके बाद नेक्स्ट है बेलिस एंड नेफ्लोमीटर, दोनों को एक साथ बताते हैं। बेलिस एंड नेफ्लोमीटर। बेलिस एंड नेफ्लोमीटर। देखिए होता क्या है, ये जो दोनों के दोनों हैं, दीज आर बेस्ड ऑन कलर मैचिंग टेक्निक्स, दीज आर बेस्ड ऑन कलर मैचिंग टेक्निक। कलर मैचिंग टेक्निक का मतलब ये होता है, एक तो तुम्हारे पास कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का तुमको टर्बिडिटी पता है, और एक तुम्हारे पास टर्बिड वाटर है। अगर उन दोनों का कलर एक जैसा है तो उसकी टर्बिडिटी दूसरे के बराबर होगी। इसके लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक कोई सैंपल यहां है, ठीक है, ये कोई स्टैंडर्ड सैंपल है, और जो सैंपल की तुमको टर्बिडिटी पता करनी है वो सैंपल ये है, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब इसकी टर्बिडिटी पता है, टर्बिडिटी इज नोन, इसकी टर्बिडिटी इज नोन। दूसरा, ये सैंपल है, टर्बिडिटी हैज टू बी डिटरमाइंड, टर्बिडिटी हैज टू बी डिटरमाइंड। इन दोनों के आगे, इन दोनों के आगे कोबाल्ट ब्लू की प्लेट लगा देते हैं, कोबाल्ट ब्लू की प्लेट लगा देते हैं, इसके आगे भी और इसके आगे भी कोबाल्ट ब्लू की प्लेट लगा देते हैं। थोड़ी दूर एक बल्ब रखा होता है लगभग 250 वाट का, ये 250 वॉट का बल्ब है, इससे लाइट आएगी, इधर भी आएगी, इधर भी आएगी। इस कोबाल्ट ब्लू से टकराने के बाद इसको हिट करेगा, इस कोबाल्ट ब्लू से टकराने के बाद इस सैंपल को हिट करेगा। अगर दोनों की टर्बिडिटी सेम है तो दोनों से जो कलर प्रोड्यूस होगा वो सेम होगा। अगर दोनों से सेम अमाउंट का कलर प्रोड्यूस होता है जब तो टर्बिडिटी सेम है, इसका ये तरीका है। या फिर आजकल नेफ्लोमीटर और ये जो बेलिस है और नेफ्लोमीटर है, ये दोनों दूसरे टेक्निक पे भी काम करते हैं, वो ज्यादा एक्यूरेट है। उसमें क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी मेजर की जाती है, मैकेनिज्म पूरे का पूरा यही है, सिर्फ फर्क क्या है, जो लाइट की इंटेंसिटी मेजर करता है, जैसे यहां से आया लाइट, जैसे ये आपका बेलिस मीटर मान लेते हैं, ये आपका बेलिस है, लाइट यहां से आ रहा है, ये क्या करेगा, इसके पीछे फोटोमीटर लगा होता है, तो जिस डायरेक्शन में लाइट आ रहा है उसी डायरेक्शन में लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करता है। बेलिस इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है उसी डायरेक्शन में वो मेजर करेगा लाइट की इंटेंसिटी। नेफ्लोमीटर क्या करता है,
लाइट जिस डायरेक्शन से आके स्कैटर होती है, तो इंटेंस, ये जो डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ, ये जो जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वो उस डायरेक्शन के नॉर्मल वो इंटेंसिटी मेजर करता है। तो लाइट स्कैटर होकर जाएगी 90 डिग्री पे, तो और यहां पे लाइट सीधा आ रहा है, तो बेलिस जो मीटर है वो एब्जॉर्प्शन टेक्निक पे डिपेंड है, और नेफ्लोमीटर जो है वो स्कैटरिंग टेक्निक पे डिपेंड है। तो अब लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी इन द इंसिडेंट ऑफ रे, इस वाले डायरेक्शन में, और इन द परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट ऑफ रे, इन दोनों डायरेक्शन में जो लाइट की इंटेंसिटी है, उस इंटेंसिटी से फिर हम टर्बिडिटी इनडायरेक्टली बता देते हैं। ये जो दोनों मेथड हैं, ये दोनों मेथड बहुत कम टर्बिडिटी को भी मेजर कर लेते हैं, ये दोनों मेथड बहुत कम टर्बिडिटी को भी मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है कि बेलिस मीटर कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और नेफ्लोमीटर कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, और ये दोनों मेथड कलर मैचिंग टेक्निक पे बेस्ड होते हैं। in this case in this case in this case even a small turbidity, even a small turbidity of 1 unit or less, of 1 unit or less can be measured, can be measured, can be measured. Hence these are most widely used, hence these are most widely used, these are most widely used for domestic water supplies, for domestic water supplies. In Bayes turbidimeter, in Bayes turbidimeter, light intensity is measured, light intensity is measured in the direction of incident light only, in the direction of, in the direction of incident light only. Whereas in nephelometer, whereas in nephelometer, whereas in nephelometer, light intensity is measured, light intensity is measured, light intensity is measured at right angles to the incident ray, at right angles to incident ray. Hence, NTU is based on scattering principle. एनटीयू का मतलब होता है नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल इसी को काम लेता है, नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट,
मतलब जो टर्बिडिटी नेफ्रोमीटर नापता है उसको एनटीयू बोल देते हैं। बाकी सारी की सारी यूनिट बराबर की हैं, 1 मिलीग्राम पर लीटर, 1 ppm, 1 NTU, सारे के सारे बराबर की यूनिट है नेफ्रोमीटर। यहां पे एक नोट लिखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल्स gives turbidity, gives turbidity in NTU, acceptable limit, acceptable limit 1 NTU है टर्बिडिटी की, एंड कॉज फॉर रिजेक्शन, एंड कॉज फॉर रिजेक्शन है 5 NTU। पहले ये 10 NTU था, लेकिन अब इसको 5 NTU कर दिया है। इसका जिक्र मिलेगा आपको IS कोड 10500 में। ये रिवाइज हुआ है 2012 में। 2012 से पहले 10 यूनिट था, 10 NTU था। इसका मतलब क्या है कि अगर टर्बिडिटी 1 NTU से कम है या 1 NTU तक है, जब तक कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर 5 NTU से ज्यादा हो जाए तो बिल्कुल भी उस पानी को ड्रिंकिंग पर्पज के लिए काम नहीं लेंगे। थ्योरेटिकल रिकमेंडेशन ये, 1 से 5 के बीच में हो तो चलता है, 1 से 5 के बीच में हो तो चल सकता है, लेकिन 5 से ज्यादा टर्बिडिटी हो जाए तो बिल्कुल भी वो पानी पीने के लिए अलाउ नहीं होगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल्स। वरना तो पानी अगर कम है तो किसी भी तरीके का पानी पी लिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टर्बिडिटी, लिख लो इसको, दिस इज ऑल अबाउट टर्बिडिटी। लिख लिया? हो गया क्या? चलिए, कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत किसी तरीके की? किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना सुनना है? कुछ नहीं? तो बाकी के जो पैरामीटर है वो कल कवर करेंगे, आज की क्लास नहीं खत्म करते हैं। ओके, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।